सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब सीक्वेंस, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कोसी सीक्वेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक सब सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सबसे पहले सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। यानी कि उपानुक्रम की परिभाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें एक सीक्वेंस की जरूरत होती है। तो मान लिया कि xn कोई सीक्वेंस है जिसकी डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ये एक फंक्शन होता है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन होता है। इसके बाद हमें एक फंक्शन और भी एज्यूम करना पड़ेगा जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन हो और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो, यानी कि एकदिष्ट वर्धमान फलन होना चाहिए। तो यहां समझिए, इन शॉर्ट xn कोई सीक्वेंस है, vn जो है वो प्राकृत संख्याओं का एक वर्धमान अनुक्रम है। जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे v की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होता है यानी कि संयुक्त फलन, जिसको आप XOV से लिख सकते हैं, जो कि डिफाइन होगा n से r पर, यह कहलाता है सब सीक्वेंस। इस सब सीक्वेंस को XVN से भी डिनोट किया जा सकता है। यह XVN इस सीक्वेंस xn का सबसेट भी होता है। तो इसको एक बार हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। हमारे पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एक फंक्शन डिफाइन है जिसका नाम है v। यह प्राकृत संख्याओं का एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, यानी कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद n से r पे फंक्शन डिफाइन है x, जिसको हमने यहां सीक्वेंस अज्यूम किया है। तो इन दोनों का जो संयुक्त फलन होगा वो हमारे पास में n से r पे डिफाइन होगा और उसको हम XOV से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको XVN सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। इसमें मिलने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स आइए नोट कर लेते हैं सब सीक्वेंस की डेफिनेशन। लेट xn बी ए सीक्वेंस, यानी कि मान लिया xn हमारे पास में कोई अनुक्रम है एंड vn बी द इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि vn प्राकृत संख्याओं का एक वर्धमान अनुक्रम है। देन द कंपोजिट फंक्शन अब कंपोजिट फंक्शन का मतलब यहां होगा, क्योंकि आप जानते हो xn से r पे डिफाइन होने वाला फंक्शन है और vn से n पे डिफाइन होने वाला एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इन दोनों के कंपोजिट को हम XOV फ्रॉम n टू r से डिनोट करेंगे। इज सेड टू बी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn। तब ये कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन इस अनुक्रम xn का उपानुक्रम कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको व्यक्त किया जाता है XVN से। अब ये डिफाइन किस प्रकार से होगा वो भी समझ लेते हैं।
क्योंकि सीक्वेंस है अपने पास में xn, तो वो n टू r पे डिफाइन है, vn से n पे डिफाइन है। तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है xovn वो इस प्रकार से होता है xvn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं सब सीक्वेंस की डेफिनेशन को। तो जब कभी हमें सब सीक्वेंस फाइंड करना होगा तो हम इस n को सबसे पहले v पे ऑपरेट करेंगे, मिलने वाली इमेज को फंक्शन x के अंदर पुट करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी सब सीक्वेंस की। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान ये रखनी है कि xvn के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे इस सीक्वेंस xn में बिलोंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सब सीक्वेंस की डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं सब सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, लेट xn बी ए सीक्वेंस वेयर xn इक्वल टू 1/n। यानी कि डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे कि 1/n कोई हमारे पास में सीक्वेंस है एंड vn इक्वल टू 2n। अब ये देखना है कि दोनों हैं वो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n डिफाइन है। क्या ये vn मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है? तो जैसे जैसे आप n की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे vn की वैल्यू भी इंक्रीजिंग होती हुई फाइंड होगी। जैसे v1 की वैल्यू 2, v2 की वैल्यू 4, v3 की वैल्यू 6, इस तरह से हमेशा इंक्रीजिंग है, यानी कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि इस सीक्वेंस xn का सब सीक्वेंस क्या होगा। उसके लिए हम इसका कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है xovn इस प्रकार से डिफाइन होता है xvn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा भी है। अब देखो इसको सोल्व करके देखते हैं एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। इसलिए xovn इक्वल टू x और vn की वैल्यू हमारे पास में है 2n। अब हम x को सोल्व करें इस वैल्यू के लिए, तो जो भी n x के अंदर पुट होता है वो 1/n में चला जाता है, तो यहां हो जाएगा 1/2n, जो कि किसकी वैल्यू है xvn की। यानी कि जो सब सीक्वेंस हमारे पास में आया वो आ गया 1/2n और सीक्वेंस अपने पास में है 1/n। तो सीक्वेंस 1/n में तो एलिमेंट्स थे 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश सो ऑन, और जो इसका सब सीक्वेंस आया ना 1/2n उसमें हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 डैश डैश सो ऑन। यानी कि इस सब सीक्वेंस की सभी वैल्यूज सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट होंगी, यानी कि सब सीक्वेंस सीक्वेंस का सबसेट होता है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सब सीक्वेंस को। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सब सीक्वेंस का एक और एग्जांपल। यहां आपको कोई सीक्वेंस इस प्रकार से डिफाइन दे रखी है कि जो भी वैल्यू x के अंदर पुट करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास n/n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। साथ ही आपको दे रखा है कोई नेचुरल नंबर का मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन vn, उसकी वैल्यू हो जाती है n²। यहां आपको किसी भी तरह के फंक्शंस मिल सकते हैं, ये सीक्वेंस होनी चाहिए और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए नेचुरल नंबर के सेट पर। यानी यहां आप इनपुट भी नेचुरल नंबर होगा और आउटपुट भी नेचुरल नंबर ही होगा। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती हुई आएगी। जैसे पहला मान होगा 1, उसके बाद में 4, फिर 9, 16 डैश डैश सो ऑन। अब यहां देख लेते हैं इनका कंपोजिट फंक्शन, यानी कि इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस।
जिसको लिखा जाता है एक्स ओ वी एन इक्वल टू एक्स वी एन से। सबसे पहले हम Vn की वैल्यू देखेंगे तो वो होती है एन स्क्वायर, मानी V में जो भी n पुट किया जाता है उसकी इमेज हो जाती है एन स्क्वायर, और x में जो n पुट किया जाता है उसकी इमेज हो जाती है n अपॉन n प्लस वन। तो n की जगह यहां अपने पास में है n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस वन। ये वैल्यू आ गई अपने पास में एक्स ओ वी एन की। तो स्टूडेंट्स यहां इस सीक्वेंस का रेंज अगर हम फाइंड आउट करें तो वो मिलेगा हमें n इक्वल टू 1 पुट करने पे 1 अपॉन 2, 2 पुट करने पे 2 अपॉन 3, 3 पुट करने पे 3 अपॉन 4, 4 पुट करने पे 4 अपॉन 5 एंड डे सो ऑन। अब हम देख लेते हैं इस सब सीक्वेंस के रेंज को। तो आप लिख सकते हैं एक्स वी एन, यहां पे n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन 2, 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर यानी कि 4, नीचे हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 4 अपॉन 5। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस वाले सीक्वेंस के रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सब सीक्वेंस का सबसेट भी होता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इज सीक्वेंस ऑफ n अपॉन n प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहां नोट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इज सब सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस हमारे पास में है n अपॉन n प्लस 1। अब कुछ रूल्स है जो सब सीक्वेंस पे अप्लाई होते हैं। हमने इससे पहले जो एग्जांपल देखा था उसमें सीक्वेंस थी अपने पास में 1 अपॉन n और उसका सब सीक्वेंस हमें मिला था 1 अपॉन 2n। हम बात करें इस सीक्वेंस की लिमिट की, तो क्योंकि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n ये वैल्यू होती है अपने पास में 0, यानी कि ये जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज हो रही है। और इसकी जो सब सीक्वेंस है अगर उसकी लिमिट हम फाइंड आउट करें तो देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2n ये भी कितना आएगा 0, यानी कि सब सीक्वेंस भी 0 पे ही कन्वर्ज करेगी। ऐसा ही हम यहां भी चेक कर सकते हैं। सीक्वेंस अपने पास में है n अपॉन n प्लस 1, इसकी लिमिट फाइंड आउट करें तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां आ जाएगा देखना 1 प्लस 1 अपॉन n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर है 1, नीचे आप जब n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करोगे तो 1 प्लस 0 होगा, यानी कि 1 अपॉन 1, तो वैल्यू आ गई अपने पास में 1। तो इसका मतलब ये हुआ सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1 जो कि 1 को कन्वर्ज हो रही है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका सब सीक्वेंस किस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा। तो सब सीक्वेंस हमें मिल रहा है n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। इसके अगर ऊपर लिमिट हमें चेक करनी है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से n स्क्वायर को कॉमन लेंगे। n स्क्वायर को यहां कॉमन लोगे तो 1 अपॉन n स्क्वायर, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, और उसके बाद जैसे ही आप n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 0, यानी कि वैल्यू फिर से क्या आ गई 1। तो सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज हो रही है उसका सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। ये हमारा पहला रूल है सब सीक्वेंस को लेके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे क्या इसका कन्वर्स ट्रू होता है। तो स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है कि सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी क्या, और अगर सेम पॉइंट पर होना भी उनका जरूरी नहीं होता, आवश्यक नहीं होता। तो आप सबसे पहला नोट
जो कि इंपॉर्टेंट है वो लिख लें। इफ ए सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस टू एल, अगर कोई अनुक्रम एक्शन एल को अभिसृत होता है, देन सब सीक्वेंस एक्स वी एन वी ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल। यानी कि वो उपानुक्रम भी फिर एल को ही कन्वर्जेंट होगा। यानी आप इसको मैथमेटिकली आप समझ सकते हैं कि इफ लिमिट एक्शन इक्वल टू एल है तो फिर लिमिट एक्स वी एन भी एल ही होगा, जैसा कि हमने पिछले दो एग्जाम्पल से स्टडी किया है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू होना जरूरी नहीं होता, आवश्यक नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इस कन्वर्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ज हो रहा है तो सीक्वेंस भी एल को कन्वर्ज हो, यह जरूरी नहीं है। साथ ही आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा क्या। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। सीक्वेंस तो हमने मान लिया कि इस प्रकार से डिफाइन है एक्स एन इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड Vn जो कि नेचुरल नंबर का एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसको हमने मान लिया 2n। तो जैसे जैसे हम n इंक्रीज करेंगे इस सीक्वेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब हम जानते हैं कि ये जो सीक्वेंस है xn ये कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो -1 या 1 में से कोई हो सकती है, जबकि लिमिट का केस है कि लिमिट फाइनाइट होने के साथ साथ यूनिक भी होनी चाहिए। तो आप यहां लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर 1 n इक्वल्स टू -1 और 1। फाइनाइट तो है बट नॉट यूनिक, लेकिन अद्वितीय नहीं है। इसका मतलब यही तो है कि सीक्वेंस -1 रेज टू द पावर n इज नॉट कन्वर्जेंट, यानी कि ये अभिसारी नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसके सब सीक्वेंस के बारे में, यही कंडीशन। तो पहले तो हम इसका सब सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। इसका सब सीक्वेंस किस प्रकार से होगा स्टूडेंट्स? एक्स ओ वी एन एक्स वी एन, वी एन का मतलब है 2n और एक्स एन का मतलब है कि जो भी आप इनपुट होगा n वो -1 रेज टू दी पावर में चला जाएगा, का मतलब है -1 रेज टू दी पावर 2n। अब क्योंकि यहां n की जगह आप 1 2 3 पुट करोगे लेकिन उसका मल्टीपल 2 है यानी कि हमेशा इवन होगा, तो फिर इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होगी। -1 रेज टू दी पावर 2 4 6 8 इस तरह से होगा। तो इसकी जो वैल्यू है एक्स ओ वी एन की वो हमेशा ही 1 होगी, यानी कि ये एक तरह का कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। तो अगर हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करें लिमिट एक्स वी एन जो कि सब सीक्वेंस है वो 1 ही होगा। यहां लिमिट का मतलब हमेशा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ही होगा जब हम कभी सीक्वेंस की लिमिट की बात करें।
तो यहां पे अपने पास में 1 आ रहा है जो कि फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। ये सब सीक्वेंस की लिमिट है, एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब XVN तो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है, लेकिन सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट भी नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोसी सीक्वेंस। यानी कि कोसी अनुक्रम। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी कोसी सीक्वेंस if for epsilon greater than 0 there exist n0 belongs to n, यानी कि n0 कोई नेचुरल नंबर है such that xn minus xm less than epsilon for all m, n greater than equal to n0। ये एप्सिलॉन जो एक वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है जो हमेशा 0 की तरफ टेंड करता है। n0 की जो वैल्यू वो इस एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करेगी, इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करने वाले हैं। इसी कोसी सीक्वेंस की दूसरी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो ये हो जाती है कि ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी कोसी सीक्वेंस इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट p बिलोंग्स टू n सच दैट xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल p बिलोंग्स टू n। यानी कि हम कह सकते हैं ये सेम ही डेफिनेशन है, यहां p कोई नेचुरल नंबर होगा और यहां n और m वो भी कोई दो नेचुरल नंबर ही हैं, क्योंकि सीक्वेंस में हमेशा इनपुट नेचुरल नंबर ही होता है। तो दोनों ही यूज कर लेते हैं कई कई बार, बाकी आप कोसी सीक्वेंस के लिए कोई भी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोसी सीक्वेंस के एग्जाम्पल के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कोसी सीक्वेंस का एग्जाम्पल। इसके लिए हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं 1/n जो कि एक कोसी सीक्वेंस होती है। अब देख लेते हैं कि ये कोसी सीक्वेंस क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन इस तरह से होती है xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन। यहां ये एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 क्वांटिटी होती है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन इक्वल टू n0, जहां ये n0 एक नेचुरल नंबर को शो करता है। इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स कि सीक्वेंस की कोई दो आर्बिट्ररी वैल्यूज का डिफरेंस टेंडिंग टू 0 होगा, यानी कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगा। इसी की दूसरी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन, और यहां पे ये जो p है ये कोई नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो यहां हम देख लेते हैं इस सीक्वेंस का रेंज क्या होगा। अब क्योंकि यहां हम जानते हैं सीक्वेंस 1/n का रेंज 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश सो ऑन होता है। तो स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की कोई भी दो वैल्यूज हम चूज कर लेते हैं। जैसे एक तो हमने रख लिया 1/2 और एक कहीं जाके अपने पास में वैल्यू होगी 1/100, तो एक हमने वो रख लिया। ये दोनों ही सीक्वेंस की वैल्यूज हैं। ये डिनोट कर रहा है x2 को, यानी सीक्वेंस की सेकंड टर्म को, और 1/100 सीक्वेंस की 100 वैल्यू को डिनोट करता है। अब देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या वास्तव में टेंडिंग टू 0 है, क्या हम उसको लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट्स
हमने सीक्वेंस की दो वैल्यू चूज की हैं x2 एंड x100। तो यहां से कंपेयर करने पे n और m की वैल्यू 2 और 100 है। इसका मतलब इस n नोट को हम 2 लेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों 2 से बड़े या बराबर हैं। अब इसको सोल्व करने पे एलसीएम तो आ जाएगा अपने पास में 100, डिवाइड लगाओगे 50 माइनस 1, यह आ गया अपने पास में 49/100। अब आप इस मोड को हटा सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है। डिवाइड लगाने पे आ गया 0.49, जो कि एक टेंडिंग टू 0 नंबर है, यानी कि पॉजिटिव है बट टेंडिंग टू 0, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस वाकई बहुत कम है और हम इसको लिख सकते हैं 0.5 से छोटा है। इट मींस हमने एप्सिलॉन को 0.5 के तरीके से सपोज कर लिया, यानी हमने मान लिया कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 है। तो ये दोनों यानी कि एन नोट और एप्सिलॉन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर हमने यहां सीक्वेंस की दो अलग वैल्यूज सपोज की होती तो यहां डिफरेंस कुछ अलग आता, एप्सिलॉन की वैल्यू भी हम कोई और लेट कर सकते थे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं यहां हमारे पास में 1/2 माइनस 1/100 लेस देन 0.5 आ गया। ठीक है, तो एन नोट को हमने इस तरह से चूज कर लिया कि वो 2 है और एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई अपने पास में 0.5। इस तरह से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोई कोसी सीक्वेंस किस प्रकार से डिफाइन होती है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कोसी सीक्वेंस पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, उन्हें आप लिख लीजिए और हम उनका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो नोट ये है कि एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट and every convergent sequence is Cauchy sequence, यानी कि प्रत्येक कोसी अनुक्रम अभिसारी होता है और प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोसी सीक्वेंस होता है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कहां काम आएगा, कहां पे इसको हमें अप्लाई करना है। आपको बताना है विच वन इज नॉट कोसी सीक्वेंस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कोसी सीक्वेंस नहीं है। अब अपने पास 3 या 4 ऑप्शन होंगे तो हर एक पे ये कंडीशन अप्लाई करके देखने से अच्छा है डायरेक्ट आप ये देखो कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं। जैसे कि हमारे पास में पहला ऑप्शन है 1/n, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में n/n+1, थर्ड ऑप्शन है 1 + -1n और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमें देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि इनमें से कौन कौन सी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्योंकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोसी सीक्वेंस होती है। तो पहली सीक्वेंस की बात करें तो लिमिट 1/n, यानी कि इस लिमिट की जो इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हमारे पास होगी 0। लिमिट ऑफ n/n+1 जो कि हमने अभी स्टडी किया था, इसकी लिमिट अपने पास में 1। कैसे फाइंड करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से n को कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो बच जाएगा अपने पास में 1। अब हम बात करें लिमिट ऑफ 1 + -1n की, तो क्योंकि इस सीक्वेंस की वैल्यूज इस प्रकार से होंगी अपने पास में 0 2 0 2 डैश डैश सो ऑन, यानी इसकी लिमिट n पे डिपेंड करेगी। फाइनाइट तो होगी लेकिन यूनिक नहीं होगी, यानी ऐसा ऑप्शन आएगा 0 और 2, जबकि लिमिट हमेशा यूनिक होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। यहां यूनिक नहीं है, फाइनाइट तो है। इसका मतलब ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। समझ गए स्टूडेंट्स?
और जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है वो कॉची सीक्वेंस भी नहीं होगी। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर n, क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है और कन्वर्जेंट नहीं है तो वो कॉची सीक्वेंस भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कॉची सीक्वेंस के एग्जांपल्स कर सकते हैं डायरेक्ट इस नोट के बिहाफ पर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सीक्वेंस की सैंडविच थ्योरम के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग लगाएं, सैंडविच थ्योरम ऑफ सीक्वेंस। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से होगा स्टूडेंट्स, इफ xn yn and zn are three sequence as, यानी कि इस प्रकार से है कि xn लेस देन इक्वल टू yn लेस देन इक्वल टू zn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब जनरलाइज करें अगर तो ये होता है कि x1 से y1, y1 से z1 बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही x2 से y2, y2 से z2, क्योंकि ये n के ऊपर कंपेयर होगा। अगर ये इस तरह की सीक्वेंस है, साथ में अगर xn की लिमिट l हो और zn सीक्वेंस की लिमिट भी l हो, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस yn भी हमारे पास में l ही होगी। तो स्टूडेंट ये है सैंडविच थ्योरम ऑफ सीक्वेंस, जिसका स्टेटमेंट इस प्रकार से है कि xn, yn और zn, अगर ये तीन सीक्वेंस इस प्रकार से हैं, xn लेस देन इक्वल टू yn लेस देन इक्वल टू zn, साथ ही हमें इस xn की और zn की लिमिट पता है कि ये l और l है, तो अपने आप yn की लिमिट भी l ही हो जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अनुक्रम की सीमा पर कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। पहला है if limit xn equals to x and limit yn equals to y, then limit of x1 yn plus x2 yn minus 1 xn y1 अपॉन n, यानी कि हमें सीक्वेंस xn की लिमिट पता है, yn की लिमिट पता है, तो इस स्टेटमेंट में लिमिट ऑफ x1 yn प्लस x2 yn माइनस 1 प्लस डेस ऑन xn y1 अपॉन n होगा xy। इसको आप स्टूडेंट इस प्रकार से समझ सकते हो, क्योंकि लिमिट का मतलब है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू भी लिमिट के बाद x हो जाएगी और ये भी y, तो xy प्लस xy प्लस डेस ऑन xy जुड़ेंगे तो nxy डिवाइड बाई n, तो n से n कट जाएगा, बचेगा xy, जिस पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट से कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इनको डायरेक्ट रख सकते हैं। दूसरा है इफ लिमिट xn इक्वल टू l, देन लिमिट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डेस ऑन xn अपॉन n इज ऑल्सो इक्वल टू l। किस प्रकार से, ये लिमिट x1, x2, xn सभी पे अप्लाई होगी, तो सबकी वैल्यू l प्लस l n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू हो गई n इंटू l डिवाइड बाई n, तो n से n कैंसिल आउट होने के बाद में वैल्यू आ जाएगी l।
तो ये सैंडविच थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तीसरा हमारे पास में है इफ लिमिट xn इक्वल टू l देन लिमिट ऑफ x1 x2 डॉट xn डिवाइड बाई 1 अपॉन n इज ऑल्सो इक्वल टू l होगा। यानी कि अगर xn सीक्वेंस की लिमिट l है तो इस तरह से मल्टीप्लाई में x1 डॉट x2 डॉट xn रेज टू द पावर 1 अपॉन n है तो उसकी वैल्यू भी l ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां भी लिमिट सोल्व करने पे l डॉट l होगा, यानी आप समझ सकते हो l रेज टू दी पावर n, पावर में है 1 अपॉन n तो कैंसिल आउट होने के बाद में बचेगा l, और l पे अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो इसका आंसर भी होगा अपने पास में l। तो ये सैंडविच थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस हैं, इन पर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स भी, तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशंस पर कोई एग्जांपल। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 अपॉन 1 रेज टू द पावर 1, 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2, 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 डॉट डैश डैश सो ऑन n प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर n एंड होल पावर 1 अपॉन n। यानी कि ये जो हमने नोट पढ़े थे उसमें थर्ड केस के ऊपर डिपेंड है। वो केस इस तरह से था स्टूडेंट्स कि इफ लिमिट xn इक्वल्स टू l देन लिमिट x1 x2 x3 xn रेज टू दी पावर 1 अपॉन n इज ऑल्सो इक्वल टू l। यानी कि हमें देखना है अगर xn l को कन्वर्ज होता है तो ये क्वांटिटी भी l को ही कन्वर्ज होगी, इसलिए यहां से हम xn की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्योंकि यहां पे xn की वैल्यू n प्लस 1 अपॉन n रेज टू दी पावर n है, यहां से देख लेते हैं लिमिट xn वैल्यू कितनी है। तो फाइंड करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर n। इस लिमिट को ओपन करने पे स्टूडेंट्स वैल्यू आती है e, जैसा कि हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था। तो यहां हमें पता चला कि xn e को कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू ई है, इसलिए ये पूरी जो स्टेप है ये भी ई को ही कन्वर्ज होगा, जैसा कि इस नोट में हमने पढ़ा था। तो लिख देते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 अपॉन 1 3 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन n रेज टू दी पावर n एंड होल पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू e होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं सैंडविच थ्योरम के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने सबसे पहले सब सीक्वेंस और उनके एग्जांपल्स, के बाद में हमने कोशी सीक्वेंस और उनके एग्जांपल्स, कोशी सीक्वेंस की एप्लीकेशंस, साथ ही सैंडविच थ्योरम के बारे में आज डिटेल में स्टडी किया है। तो आप स्टूडेंट्स वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।